हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, आज हम एडिटोरियल ट्रांसलेशन करेंगे। आज है 10 मई 2020 और ये हमारे ट्रांसलेशन का सेट 17 होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम रूट वर्ड कंसेप्ट्स को भी इसी वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं और ये हमारा रूट नंबर 4 होगा, जिसमें हम ऑप, ऑप्स एंड ऑप्ट इन इट रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब होता है साइट यानी देखना। इससे रिलेटेड जितने भी वोकैब्स हैं वो सभी आपको इस वीडियो में भी तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इन रूट वर्ड्स को इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको अंत में मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसलिए मैं ऐसा पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ ये बोलना। बात करते हैं हम आज के इस हेडिंग की। सबसे पहले क्या है हेडिंग, उसके पहले हम डिस्कस करते हैं थीम को। तो देखिए, ये जो पैसेज है इसमें बेसिकली थीम लिया गया है कि किस तरह से लेबर लॉज जो हमारे भारत में जो चल रहे हैं, जो लेबर किसी भी कंपनी में जो लेबर काम करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। आज ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से इन कानूनों को खत्म किया जा रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर इस ये जो पैसेज आप देख रहे हैं इस पर जो राइटर हैं उन्होंने कई सारे एस्पेक्ट्स में बात की है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए होता ये है कि हमारे देश में जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लेबर्स होते हैं उनके लिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स रखे गए हैं। क्या मेजर्स मतलब, उनके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। उस कानून के बदौलत उनको ये अधिकार है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करेंगे, अगर उस फैक्ट्री का मालिक 8 घंटे से ज्यादा उनसे काम ले रहा है तो वो उनके अधिकारों का हनन करेगा और जिसके कारण से कंपनी पर कार्रवाई हो सकती है। उसके साथ ही साथ कंपनी लॉ ये भी कहता है कि अगर फैक्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अगर काम करने वाले मजदूर हों, एम्प्लॉयज हों, उनके लिए वहां पर साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे वहां रह सकें, वो व्यवस्था होनी चाहिए। उनको 8 घंटे से ज्यादा काम ना करना पड़े, साफ सुथरा हो, ये सारी चीजें वहां वो मानक तय है। अगर इस मानक में कमी होती है तो फैक्ट्री नहीं बना सकते हैं और फैक्ट्री वालों को काम करना पड़ेगा, मतलब कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में फैक्ट्रीज बन नहीं पा रही हैं। ठीक है, कोई भी नया बंदा फैक्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि इतने सारे जो प्रोविजंस हैं उसको देखकर वो समझ जाता है कि मेरा अगर लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इसी लॉस को कम करने के लिए, ग्रोथ, फैक्ट्री के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकें, कुछ सरकारें सोच रही हैं कि हम अपने जो लेबर कानून है उसमें हम चेंजेस करें। लेकिन एक पहलू इसका ये है कि हाँ, हम बिल्कुल हम इससे डेफिनेटली फैक्ट्री के काम को बढ़ा लेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस लेबर क्लास, उस एम्प्लॉय का हनन करना प्रारंभ कर देंगे। तो यही कुछ बताया गया है इस पैसेज में। आपको आई होप थीम थीम पूरा डिस्कस जो मैंने किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसका पढ़ाता हूँ ट्रांसलेट करके। कंटेम्प्ट फॉर लेबर हेडिंग दिया हुआ है, लेबर की अवमानना। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन ऑफ लेबर लॉ, जो हमारे पास लेबर लॉ है उनका कमजोर पड़ना, इसी पर ये पूरा हेडिंग है, पैसेज है। हेडिंग आपको क्लियर हो गई। एट द टाइम व्हेन everyone is awaiting an early end to the health and economic crisis, जिस समय, जबकि सभी लोग, एवरीवन, इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये स्वास्थ्य और आर्थिक संकट का खात्मा हो, एंड हो, समाप्ति हो, कॉज्ड बाय द ग्लोबल पेंडेमिक, इस इस वैश्विक महामारी के कारण जो ये आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जो संकट उत्पन्न हुआ है वो खत्म हो, ऐसा सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। कॉमा का मतलब है कि उसी सेंटेंस को आगे किया गया है, उसी समय द इंटरेस्ट्स ऑफ द लेबर एंड वर्कर्स आर वंस अगेन सेट टू बी सेक्रीफाइस्ड। उसी समय जो हमारे लेबर और काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके हितों का एक बार फिर से, वंस अगेन, एक बार फिर से, सेट टू बी सेक्रीफाइस्ड, बलिदान हो जाना तय है। ठीक है, क्यों है, अब आगे पढ़िए। द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर वीक्स ऑफ फोर्स्ड क्लोजर इज इंडीड अ की ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। देखिए,
जो कि हमारा फोर्स्ड लॉकडाउन जो हुआ है उसका उसका उसमें बिजनेस का जो नुकसान हुआ है उसके रिवाइवल यानी बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी का पुनरुद्धार दरअसल बिल्कुल एकदम की ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसको अचीव कर सकें, उसका पुनरुद्धार कर सकें। हाउएवर मतलब लेकिन मतलब विरोधाभास से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको हाउएवर से हम इंग्लिश में लिखते हैं, हालांकि जिसको बोलते हैं। हालांकि इट इज amoral and perverse on the part of some state। हालांकि ये बिल्कुल भी अनैतिक, amoral का मतलब अनैतिक है और विकृत है। विकृत का मतलब क्या होता है कि जो चीजें सही नहीं होती हैं उसको कहते हैं विकृत। ये बिल्कुल अनैतिक है और बिल्कुल भी जायज नहीं है, विकृत है। ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट, कुछ राज्यों के लिए जो कि एड्रेस दिस नीड, जो कि इस नीड को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, बाई ग्रांटिंग स्वीपिंग एग्जेम्पशंस फ्रॉम लीगल प्रोविजंस एम्ड एट प्रोटेक्टिंग लेबर्स एंड एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड द अदर एस्टैब्लिशमेंट्स। इसका मतलब है कि कुछ लोग, चूंकि हमें लेबर की व्यवस्था करनी है, ठीक है, लेकिन जो कुछ स्टेट हैं वो क्या कर रहे हैं, इन फैक्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ग्रांटिंग स्वीपिंग एग्जेम्पशंस, एक व्यापक छूट प्रदान कर रहे हैं उन सभी कानूनी प्रावधानों से, लीगल प्रोविजंस, उन सभी कानूनी प्रावधानों से जो कि एम्ड हैं, जो कि सुनिश्चित करती हैं, ठीक है, जिनका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, एट प्रोटेक्टिंग लेबर्स, लेबर की रक्षा करना, एम्प्लॉयज की रक्षा करना, जो कि फैक्ट्री में हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज में है या फिर किसी दूसरे निकायों में, स्टैब्लिशमेंट्स में हैं। उसमें जो लेबर की प्रोटेक्टिंग जो लॉज हैं उसमें बहुत भारी मात्रा में छूट दी गई है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। आगे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हैज एम्बार्क्ड ऑन अ प्लान, मध्य प्रदेश ने एक योजना बनाई है। एम्बार्क का मतलब होता है शुरू करना, योजना को शुरू करना। मध्य प्रदेश ने एक योजना बनाई है टू गिव अ बूस्ट टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बूस्ट का मतलब होता है बढ़ावा, यानी बिजनेस, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना बनाई है, बाय अलाउिंग यूनिट्स टू बी ऑपरेटेड विदाउट मेनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। देखिए फैक्ट्री एक्ट जो है उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर मेंशन किया था थीम में। तो जो फैक्ट्री एक्ट है उसमें कई सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके बिना ही आप अपनी फैक्ट्री को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्लान दिया है किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने। अब वो एक्ट में क्या है, वर्किंग आवर्स में एक्सटेंड टू 12 आवर्स। जो वर्किंग आवर्स है इंस्टेड ऑफ 8, 8 घंटे के बजाय, इंस्टेड का मतलब बजाय, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक मजदूरों से या वर्कर्स से काम लिया जा सकता है। एंड वीकली ड्यूटी अप टू 72 आवर्स, और एक हफ्ते में 72 घंटे से ज्यादा का आप काम नहीं ले सकते थे, आप उसको भी आप जो है खत्म कर रहे हैं, ठीक है। गोइंग बाय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान श्रीमार्क, और ये सभी चीजें किसके द्वारा चलाई जा रही हैं, आपको पता है मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा। इट अपीयर्स द स्टेट हैज यूज्ड सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। इसका मतलब यह है कि भाई ऐसे ही आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको किसी ना किसी, जब कोई कानून बनता है ना तो उसके किसी ना किसी सेक्शन की मदद लेनी होती है जब आप इस चीजों को हटाना चाहते हो। डायरेक्टली कोई भी कानून खत्म नहीं होता है। तो स्टेट ने क्या यूज किया है, एक्ट का सेक्शन 5 यूज किया है इस चीज को खत्म करने के लिए। अब वो बताएगा क्या है, आगे लिखा हुआ है, विच परमिट्स, ये जो सेक्शन 5 है वो क्या परमिट करता है, क्या अलाउ करता है, एग्जेम्पशन फ्रॉम इट्स प्रोविजन फॉर 3 मंथ्स। किसी भी कानून से छूट का जो प्रावधान है 3 महीने के लिए वो सेक्शन 5 प्रदान करता है कि सेक्शन 5 की मदद आप ले लीजिए तो आप उस कानून से 3 महीने के लिए आप फुर्सत में हो जाएंगे। इन द होप, और साथ ही साथ ये जो मध्य प्रदेश ने जो ये लगाया है, ये सेक्शन 5 का यूज किया है, एक आशा भी है मध्य प्रदेश के साथ में, क्योंकि 3 ही महीने तक वो लगा सकता था, सेक्शन 5 की मदद से इन सभी कानूनों को खत्म कर सकता था, लेकिन उसे एक आशा है, इन द होप दैट द सेंटर वुड अप्रूव सच सस्पेंशन फॉर एटलीस्ट 1000 डेज। इस उम्मीद में कि केंद्र जो है वो अप्रूव कर देगा, केंद्र जो है वो
सहमति प्रदान कर देगा कि आप इस जो नियम कानून फैक्ट्री एक्ट है उसको आप 1000 एटलीस्ट फॉर 1000 डे, यानी 1000 दिनों के लिए आप इसको निलंबित कर सकें। यानी सेंटर यानी स्टेट के पास सेक्शन 5 की ताकत है जिसके थ्रू वो 3 महीने के लिए प्रोविजंस को खत्म कर सकता था, लेकिन अगर सेंटर चाह ले तो इस प्रोविजन को 1000 दिनों के लिए भी खत्म कर सकती थी। हाउएवर, हालांकि दिस एग्जेम्पशन कैन बी गिवन, ये जो छूट है, जो नियम कानून से हमें जो छूट दिए जा सकती है, ओनली ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी, ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक इमरजेंसी के केस में ही ऐसी एग्जेम्पशन दी जा सकती है। और पब्लिक इमरजेंसी क्या है वो आगे लिखा हुआ है, डिफाइंड इन अ लिमिटेड वेज एज अ थ्रेट टू सिक्योरिटी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। ये जो डिफाइन कैसे किया गया है, बहुत ही सीमित रास्ते हैं इसके। ये जो पब्लिक इमरजेंसी है कि अगर कभी भी एक थ्रेट टू सिक्योरिटी हो, रक्षा की असुरक्षा हो, युद्ध के कारण या फिर किसी बाहरी आक्रामकता के कारण, तभी ऐसा एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस, उत्तर प्रदेश ने एक अध्यादेश पारित किया है, सस्पेंडिंग फॉर 3 ईयर ऑल लेबर लॉज। उत्तर प्रदेश ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, एक अध्यादेश पास किया है कि हम सभी जो लेबर लॉ है, जो मजदूरों से जुड़े हुए कानून है, उसको 3 साल के लिए हम सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कॉमा लगा के जब लिखा जाता है तो कुछ बताया जा रहा है कि लेकिन सेव अ फ्यू वंस रिलेटिंग टू द, लेकिन कुछ कानून बचाए गए हैं कि आप उसको खत्म नहीं कर सकते। वो कौन कौन से कानून है कि भाई बच्चों का हम एबॉलिशन, उन्मूलन नहीं कर सकते, बाउंडेड लेबर्स जो हैं, जो मजदूर हैं, उनको आप बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है, उनका ऑपोलिशन नहीं कर सकते। वुमेन एम्प्लॉयज जो महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण की जो महिलाएं हैं, उनको भी एबॉलिश नहीं कर सकते। मतलब क्या है एबॉलिश का? एबॉलिश का मतलब उनको आप हटा नहीं सकते, ठीक है। अगर महिलाएं हैं तो आप सोचो कि महिला काम नहीं कर पा रही, उसको हटाओ, हम एक मेल को ले आएंगे, ऐसी स्थिति आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अभी हालांकि कानून अभी मेंटेन रहेगा, लेकिन बहुत सारे कानून खत्म कर दिए गए हैं। अभी वो बहुत सारे कानून क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और जो वेजेस, जो मजदूरी है, उनकी पेमेंट जो है, मतलब कि अगर मजदूरी 500 रुपये, 400, 1000 रुपये दी जा रही है तो भैया उसमें कोई कमी नहीं करोगे आप, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बिसाइड्स, इसके अलावा भी कंपेंसेशन टू द वर्कमैन, जो मजदूर है आपके फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एक्सीडेंट्स वाइल ऑन ड्यूटी, तो आप उसके कंपेंसेशन जरूर आप देंगे। इन सब चीज़ों के प्रावधान को नहीं हटाया गया है। रिपोर्ट्स सजेस्ट, रिपोर्ट बताती है दैट सेवरल स्टेट आर फॉलोइंग देयर एग्जाम्पल इन द नेम ऑफ बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत सारे जो राज्य हैं, अभी आपको क्या बताया मैंने कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति आई है कि वहाँ पे लेबर लॉस एबॉलिश किया गया है। तो बहुत सारे जो राज्य हैं वो इसी का उदाहरण ले रहे हैं कि भाई जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ने कदम रख किया है, ये काम किया है, तो उसी के नाम पर हम भी जो है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये काम जो है हम फॉलो करेंगे इस चीज़ को। यानी हम भी जो है अपने यहाँ पर इस लेबर लॉस को 3 महीने के लिए एग्जम्प्ट करेंगे। तो ये कहाँ तक सही है, आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अब आगे कुछ और भी दिया हुआ है, वो भी पढ़ते हैं। चेंजेस इन द मैनर, जो तरीके हैं उनमें जो परिवर्तन है, इन विच लेबर लॉज ऑपरेट, जिस तरह से जो लेबर लॉ हमारे यहाँ ऑपरेट होता है, उसके परिवर्तन के लिए स्टेट, जो राज्य है, मे रिक्वायर द सेंटर्स असेंट, राज्यों को केंद्र की सहमति की जरूरत होती है। असेंट का मतलब सहमति, राज्यों को केंद्र की सहमति की जरूरत होती है। वन होप्स द सेंटर विच इज परसुइंग अ लेबर रिफॉर्म एजेंडा थ्रू कंसोलिडेटेड कोड्स ऑफ wages, industrial relations and occupational safety, health and working conditions would not readily agree to wholesale exemptions from legal safeguards and protections the law now afford to workers। इसका मतलब ये कहने की कोशिश है कि जो भी चाहता है, जो भी मतलब कह रहा है कि जो भी अपने राज्यों में इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ वर्किंग कंडीशंस जैसी चीज़ों को चाहता है, वुड नॉट रेडीली एग्री, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा
कि हम इन होल सेल एग्जम्पशंस फ्रॉम लीगल सेफगार्ड्स, यानी जो जो नियम प्रावधान कानून है जो जो मजदूरों के लिए बना है, उससे वो होल सेल एग्जम्पशंस वो छूट ले ले, ऐसा कोई भी वो राज्य नहीं चाहेगा जो जो जिसके जो लेबर के रिलेशंस को देखता है, जो लेबर के वेजेस को टाइम पर देना चाहता है, जो उनके व्यापारिक सुरक्षा को देखना चाहता है, उनके स्वास्थ्य को देखना चाहता है, वो बिल्कुल भी इस लॉ से दूर नहीं भागेगा, ठीक है, बल्कि वो प्रोटेक्शंस, वो सुरक्षा करेगा उस लॉ की जो कि वर्कर्स के लिए अफोर्ड, जो कि वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान करते हैं। द मोस्ट एग्रीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्रीज रिस्पॉन्स, जो कि सबसे बड़ा पहलू है इस कंट्री के रिस्पॉन्स, कंट्री की प्रतिक्रिया का इस पेंडेमिक में, वो क्या है? वो है कि हम असमर्थ हैं, वॉज इट्स इनएबिलिटी, वो इसकी असमर्थता है टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस एंड इट्स वास्ट अंडर क्लास ऑफ लेबर्स फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट। यानी जो हमारी जो कंट्री की प्रतिक्रिया है इस पेंडेमिक, इस महामारी की, उसमें हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो जानते हैं क्या है? वो है कि हम असमर्थ हैं कि हम अपने समाज के जो जो लेबर वर्ग है, अंडर क्लास ऑफ लेबर्स, जो समाज का जो लेबर वर्ग है ना, उसको इस महामारी के प्रभाव से, ठीक है, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। और ये जो लेबर क्लास है ये सबसे कमजोर वर्ग है, हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, और उसको हम इस महामारी से बचा नहीं पा रहे। यही हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रतिक्रिया है ये, जो हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। आगे, द emphasis in the initial phase was on dealing with the health crisis। जब हमने ये लॉकडाउन शुरू किया, मतलब जो हमने जोर दिया इनिशियल फेज, जो पहला चरण था, वो ये था कि हम हेल्थ क्राइसिस, जो स्वास्थ्य संकट है, उससे हम उबर सकें, उससे हम लड़ें, ठीक है। इवन व्हेन द कॉन्सिक्वेंस वाज द क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। जो कि देखिए यहाँ पे कहने का लॉजिक आप समझिए, लॉजिक ये है कि देखिए हमने हमने क्यों लॉकडाउन किया? हमने लॉकडाउन इसलिए किया ताकि लोग बीमार ना पड़े, लोगों की डेथ ना हो, लोग इस कोरोना वायरस डिसीज से की जकड़ में ना आए, यानी हेल्थ को महत्व देने के कारण हमने लॉकडाउन किया। लेकिन जबकि इसका परिणाम क्या था भाई? लॉकडाउन जब लोग घर में हो जाएंगे तो व्यापार व्यवस्था का क्या होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट तो उत्पन्न होगी। तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इनिशियल फेज था, जो हमारा प्रथम चरण था, वो यही था कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वास्थ्य है, भले ही इसका परिणाम हमें आर्थिक संकट के रूप में झेलना पड़े। While the country watches with horror the continuance of collectively misery of migrant workers well। अब इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान लगातार हमने, जो हमारा राष्ट्र है, उसने क्या देखा? क्या देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके एक सामूहिक सामूहिक दुख को हमने अच्छी तरह से देखा है। वो लोग कैसे देखा है? इनटू द थर्ड स्पेल ऑफ द नेशनल लॉकडाउन। इस तीसरे चरण के, नेशनल जो राष्ट्रीय लॉकडाउन है, उसके तीसरे चरण में हमने देखा है। कैसे देखा है? मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए ना, कितने अभी आप लोगों ने कल के ही न्यूज़ में पढ़ा होगा, बहुत सारे मजदूर रेल की पटरी के नीचे आ गए क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। वो दूसरे राज्यों में है, वो पैदल ही 2-2 हज़ार किलोमीटर चलते हुए अपने गाँव तक चले आ रहे हैं क्योंकि सारी गाड़ियाँ तो बंद हैं। तो हम उनके जो हित हैं उनको हम एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं। तो आगे वही चीज लिखा हुआ है, द एटीट्यूड ऑफ द रूलिंग क्लास, जो शासक वर्ग का जो रवैया है टुवर्ड्स लेबर, मजदूरों के प्रति, रिमेन्स वन ऑफ द अटर अपैथी बॉर्डरिंग ऑन कंटेप्ट। उनके अवमानना की सीमा है, और ये एक घोर उदासीनता देखने को मिलती है किसमें? रूलिंग क्लास में देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो दृष्टिकोण है, ये एक घोर उदासीन रवैया अपनाया हुआ है, और अवमानना, उनकी कोई भी जो बात होती है उसको हम अवमानित कर देते हैं। यही एटीट्यूड है हमारे इस समय शासक वर्ग का, किसके प्रति? लेबर के प्रति। इसीलिए यहाँ पर पहली हेडिंग में लिखा हुआ था कि एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले ही लिखा हुआ था, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें, कि द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड वर्कर्स आर वंस अगेन सेट टू बी सेक्रीफाइस्ड। भले ही हम चाहे जितना वो कर रहे हो, मतलब यहाँ पे लिखा होता है अर्ली एंड 12, इसका मतलब है कि जब हम सोच रहे हैं कि जल्दी से खत्म हो, तो ऐसी स्थिति में जो लेबर के हित हैं वो एक बार फिर से बलिदान होने के कगार पर है। तो इसीलिए ये बात
यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? Why else would a government relieve factories to even elementary duties? क्यों, और क्यों, why else का मतलब और क्यों जो सरकार है वो फैक्ट्रीज को राहत दे रही है इवन फॉर एलिमेंट्री ड्यूटीज, यानी प्राथमिक जो कर्तव्य है उनसे भी राहत दे रही है। अब ये प्राथमिक कर्तव्य क्या है? सच एज प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर्स, भाई मजदूरों को ड्रिंकिंग वाटर देना ही देना है। फर्स्ट एड बॉक्स उनके लिए होना चाहिए कि अगर कुछ बीमारी हो, चोट फोट लगे तो फर्स्ट एड बॉक्सेस हो वहाँ पे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो उनके। अब कोई लोहे के उसमें काम कर रहा है या आग वाले फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से हम फैक्ट्रीज को राहत दे रहे हैं, क्यों? ये क्वेश्चन मार्क है, सरकार से पूछ रहे हैं ये जो राइटर है। और सस्पेंड, और या फिर हम सस्पेंड कर रहे हैं उन रिक्वायरमेंट्स को जो कि क्लीनलीनेस है, यानी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा, साफ सुथरापन, वेंटिलेशन, हवा पानी वहाँ का, लाइटनिंग, लाइट रोशनी, कैंटीन्स हो वहाँ पर, रेस्ट रूम्स हो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए, और क्रेसेस हो। क्रेसेस का मतलब होता है जो जहाँ पर जब कोई मजदूर या एम्प्लॉय काम करता है तो उनके बच्चे वहाँ पर रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने सस्पेंड क्यों कर दिया है? अब यही है क्वेश्चन जो राइटर है उसका सरकार से, कि एक तरफ तो हम जरूर निश्चित रूप से हम अपना हमारा जो एम है वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने भारत की बढ़ाएं, उसके लिए फैक्ट्रीज बढ़ने चाहिए। लेकिन फैक्ट्रीज को बढ़ाने के लिए हमने लेबर लॉ पे ही क्यों हिट किया? आखिर फिर से हम लेबर के ही हितों को क्यों सेक्रीफाइस में ला रहे हैं? तो ये क्वेश्चन है सर जो राइटर है उनका सरकार के प्रति। तो ये ऐसे ही आर्टिकल्स होते हैं, और इससे द हिंदू के आर्टिकल्स, द हिंदू की जो एडिटोरियल है इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर तरह के एस्पेक्ट यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ किसी तरह की पॉलिटिकल डिबेट नहीं होती है, यहाँ सभी हितों का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है इसी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत सारी जगह पे यहीं से ही पैसेज भी उठा लिया जाता है। तो कैसा लगा आपको ये पैसेज, जरूर बताइएगा। अब बारी है कि हम आज के इस रूट वर्ड को समझें। आज का रूट वर्ड है ऑप, ऑप्स एंड ऑप्ट। जब भी किसी भी वर्ड में ये जो रूट वर्ड देखने को मिल जाए तो वहां पर मतलब होगा देखने से, साइड से मतलब होगा। कैसे? साइक्लॉप्स, ऑप्स लग गया यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? देखिए जो ग्रीक माइथोलॉजी है ना उसमें एक राक्षस था, ठीक है, एक राक्षस की प्रजाति थी जिसके सिर्फ एक आंख थी, ठीक है, माथे पर। तो वो एक ही आंख से वो देखता था, तो कहीं ना कहीं से वो देखने से ही रिलेटेड है ना, सिंगल आई से ही रिलेटेड है। तो वो था साइक्लॉप्स, उसको बोलते थे। ट्राइसेराटॉप्स, ट्राइसेराटॉप्स क्या है? वो ये दिखने में इस तरह से थे, डायनासोर थे जो कि दिखते कैसे थे? ठीक है, डायनासोर थे जो कि ऑप्स, ऑप्स का मतलब दिखते इस तरह से थे कि उनकी 3 सींगें थी और उनका जो जो गला था वो बहुत ही आर्म्ड वे था, वेरी सॉलिड फ्रिल। वो बहुत ही चौड़े चौड़े, बहुत बड़े बड़े गले होते थे, गला होता था, ठीक है। ऑप्टिकल का क्या मतलब है? यहाँ पे भी ऑप्ट लगा हुआ है, यानी ये भी देखने से संबंधित है। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? रिलेटिंग टू और यूजिंग साइन, यानी प्रकाशिक। ऑप्टिकल का मतलब प्रकाशिक, ठीक है। पैनोप्टिक, पैनोप्टिक का मतलब क्या होता है? जब किसी भी आप एक टेरेस पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, और आप जब जमीन पे देखते हैं तो खूब दूर दूर तक आपको दिखता है ना, खूब दूर दूर तक, यानी एक ही बार में बहुत बड़ी जगह दिख जाती है, उसको पैनोप्टिक व्यू बोलते हैं। दिस इज माई पैनोप्टिक व्यू दैट आई कैन सी 10,000 किलोमीटर, आई होप ज्यादा मैं बोल दिया, आई कैन सी 100 किलोमीटर्स फार, यानी 100 किलोमीटर के ज्यादा दूर भी हम देख सकते हैं। ये जो क्या कहलाता है? ये पैनोप्टिक व्यू कहलाता है। तो यहाँ पे भी देखने से रिलेटेड हुआ। उसी तरह से पेनोप्टिकॉन, पेनोप्टिकॉन क्या होता है? पेनोप्टिकॉन क्या होता है? एक सर्कुलर प्रिजन होता है विथ सेल्स, जिसमें वो क्या हो सके, कारागार जिसको बोलते हैं, अराउंड अ सर्विलांस स्टेशन। देखिए इसमें होता क्या है, आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवीज में आपको देखने को मिला होगा कि एक बहुत बड़ा जो कैदी होता है उसको एक ऐसे सेल में रखा जाता है जो सभी तरफ से क्या होता है, शीशे का बना होता है, और उसके अगल बगल पुलिस लगी होती है। वो उसको देखती रहती है लगातार कि कहीं से भी उसको किसी भी तरीके का वो कोई मिले ना, या फिर फोन वोन ना करे, या कोई मिलने ना आए। तो वो चारों तरफ से शीशे का बना होता है, उसमें वो बंधा रहता है। एक कोई मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें ये चीज था। ऑप्टिशियन का क्या मतलब होता है? ऑप्टिशियन का मतलब भी ऑप्ट है। ऑप्ट का मतलब क्या होगा? देखने से संबंधित। तो ऑप्टिशियन और देखना का संबंधित का मतलब क्या होता है? पारदर्शी, ठीक है। कोई भी ग्लास से संबंधित भी हो सकता है। तो एक उस ऑप्टिशियन उसे बोलते हैं जो ग्लासेस बनाता है, ठीक है, फॉर डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जब आपकी दृष्टि
खराब होती है तो वो ग्लासेस बनाता है ऑप्टिशियन, ठीक है। ऑप्टिशियन का काम क्या है कि जो आंख वाले चश्मे होते हैं, नज़र वाले चश्मे होते हैं, वो बनाता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम क्या है? ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या काम है कि वो जो है ना टेस्ट करता है कि आपकी आंख से आपको दिख नहीं रहा तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके लिए टेस्ट करेगा चश्मा, टेस्ट करेगा चश्मा और वो आपको चश्मा प्रोवाइड करेगा, और उस चश्मे को आप जो है किससे खरीदेंगे? ऑप्टिशियन से खरीदेंगे, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? ये एक डॉक्टर होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है जो कि डायग्नोस करता है कि भाई आपकी आंख में प्रॉब्लम क्या है। ये यहाँ तक कि ये आंखों का ऑपरेशन भी कर देता है, तो ठीक है। तो ये सब साइट से ही प्रॉब्लम तो है, यानी देखने से ही संबंधित है। एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया किसे कहते हैं? एम्ब्लायोपिया का मतलब होता है कि विजुअल इम्पेयरमेंट विदाउट एपरेंट ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। इसका मतलब है कि आपकी जो देखने की जो शक्ति है वो बदल गई है। जैसे कि आप दोनों आंखें हमारी सिंक होती है ना, हम जिधर चाहे पुतली उधर घुमा सकते हैं और एक ही चीज देख सकते हैं। तो जो विजुअल इम्पेयरमेंट जिनको होता है वो उनको अलग अलग रंग की चीजें दिखाई देती हैं एक्चुअल रंग से, या फिर उनका एक आंख इधर रहेगा तो दूसरा आंख जो है इधर रहेगा, तो इस तरह से विजुअल इम्पेयरमेंट होता है। डिप्लोपिया का क्या मतलब होता है? विजुअल इम्पेयरमेंट इन विच ऑब्जेक्ट इज सीन एज टू ऑब्जेक्ट्स। कई लोगों को जो है जो ऑब्जेक्ट है वो दो दो दिखने लगते हैं तो उसको डिप्लोपिया बोलते हैं, ये भी देखने से ही संबंधित है। तो हमने क्या देखा था? ऑप्स, ऑप्ट, ये सब जहां लगे होते हैं वो देखने से संबंधित हो जाता है। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयर्ड ब्लर्ड। इसका मतलब है कि दूर की चीजें जो है ना वो हमें धुंधली सी दिखाई देती हैं, उसमें हमें किसमें? मायोपिया में। ऑटोप्सी किसे कहते हैं? जब डेड बॉडी हो जाती है, ठीक है, तो उसकी एग्जामिनेशन जो होता है, ठीक है, डाइसेक्शन, उसकी बॉडी, डेड बॉडी है, डेड बॉडी का लीवर लिया, लीवर का हमने एग्जामिन किया, तो वो क्या कहलाता है? ऑटोप्सी कहलाता है, ठीक है। बायोप्सी किसे कहते हैं? रिमूवल एंड एग्जामिन ऑफ टिश्यू फ्रॉम अ लिविंग बॉडी। कि बायोप्सी क्या होगा कि मान लीजिए आपको स्किन डिजीज है तो वहां से एक डॉक्टर क्या करेगा, एक सेल को निकालेगा, उस स्किन डिजीज वाले हिस्से से सेल को बाहर निकालेगा और उसको लेबोरेटरी में चेक करके बताएगा कि भाई आपको कौन सी डिजीज है, तो वो बायोप्सी कहलाती है। नेक्रोप्सी क्या है? नेक्रोप्सी में क्या होता है कि डेड बॉडी, मरे हुए शरीर को ये हम चेक करते हैं कि आखिर इसकी मृत्यु का कारण क्या है, जिसको पोस्टमार्टम बोलते हैं, उसी को नेक्रोप्सी बोलते हैं। सिनॉप्सिस क्या है? सिनॉप्सिस में क्या होता है कि जब हम कोई लेक्चर लेते हैं तो उसकी एक सिनॉप्सिस बनाते हैं, या कोई प्लान आइडिया कुछ होता है तो उसकी एक सिनॉप्सिस बनाते हैं जिसमें अलग अलग सेक्शंस में हम चीज़ों को लिखते हैं। शॉर्ट सिनॉप्सिस होती है, उसमें हम उसको देखने मात्र से हम पूरे प्लान को समझ जाते हैं। एक छोटा सा एक लेखा जोखा जिसको बोलेंगे, तो वो सिनॉप्सिस है। आखिर वो सिनॉप्सिस देखने के लिए तो बनाई है ना, कि उसको हम देखेंगे और पूरे प्लान को समझ जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे भी ऑप्स लगा हुआ है। तो ये था कुछ वर्ड्स जो आपके लिए बहुत काम के थे, और इस तरह से आप डेली अगर आप हमसे कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स आप सीखते चले जाएंगे। जरा सा इमेजिन करिए कि अगर आप साल भर मेरे से कनेक्ट रहते हैं, साल भर रोज देखते हैं, सब काम छोड़कर अगर आप ये काम करने लगते हैं तो कितनी ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होती है। आपको वर्ड वर्ड पावर भी मजबूत होगी, आपका पैसेज पढ़ना मजबूत होगा, तो ओवरऑल ग्रोथ इन इंग्लिश, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश में सब प्रकार से आपकी ग्रोथ होने देखने को मिलेगी। तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत कम लोग देख रहे हैं, इसी कारण से मेरा मन नहीं कर रहा है बनाने का। तो इसलिए आप प्लीज़, आप जहाँ पे भी फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब जगह आप इस वीडियो को शेयर करिए। तो इसी के साथ ही मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ, और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे केजी एजुकेशन पर, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस पीडीएफ को रखते जाइए, सुरक्षित रखते जाइए, और आप आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।